ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की कवायद निर्णायक दौर में पहुंच रही है और ऐसे में महागठबंधन में आरजेडी और वीआईपी के बीच बैठकें लगातार चल रही हैं। इसमें सीट टू सीट हिसाब पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बीच विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बनती दिख रही है। बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बनती हुई दिख रही है। और जो नया फॉर्मूला सामने आ रहा है, फिलहाल जो फॉर्मूला तय हो सकता है उसके मुताबिक आरजेडी 118 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 35 सीटें उसके खाते में जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन में। लेफ्ट दलों को 30 सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी को भी 2 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी। पशुपति पारस की पार्टी के खाते में चुनाव लड़ने के लिए 3 सीटें जा सकती हैं। लेकिन इसके बीच वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा दावा कर दिया है। कह रहे हैं गठबंधन में सबकी चलेगी, किसी एक की नहीं। इसीलिए 35 सीट के साथ साथ डिप्टी सीएम पद को लेकर भी मुकेश सहनी चुनाव से पहले ही दावेदारी ठोक रहे हैं। सीट बंटवारे से पहले मुकेश सहनी का यह बड़ा दावा, हमने महागठबंधन में 30 से ज्यादा सीटें मांगी, ये कह रहे हैं मुकेश सहनी। डिप्टी सीएम और 30 से ज्यादा सीटों की मांग हमारी है। गठबंधन 6 दलों का है, किसी एक का हुक्म गठबंधन में नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी बड़ी या छोटी नहीं होती है। मुकेश सहनी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। मेरे साथ महागठबंधन से वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संभवतः 1 से 2 दिन में मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ऐलान हो जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे गठबंधन में बहुत हद तक 90% तक पिक्चर क्लियर है। 30 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 30 से ज्यादा सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कोई भी नंबर पे मोहर नहीं मारेंगे। हम अच्छा नंबर पे लड़ रहे हैं जिससे मैं संतुष्ट हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, मैं समझ गई कि आप जो एग्जैक्ट फिगर है वो आप नहीं बताएंगे, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या इस बार वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हाँ या ना? हाँ, आज हम एक गठबंधन में है, अटूट रिश्ता हम लोगों का है और हम लोग एक विचार से बंधे हुए हैं। सिर्फ अपने लाभ के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हम पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का सोच कर काम कर रहे हैं। ये सरकार कोई मेरे बपौती नहीं होंगे। हम इस सरकार का एक सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। इस सरकार में संविधान के दायरे में रहकर जो संविधान में संगत है वो उन अनुकूल के रूप में जाके हमको काम करना है। हम काम करने के लिए सरकार में आना चाहते हैं। और ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ चूँकि आपने एक डिप्टी सीएम के पद को लेकर के भी इच्छा जताई हुई है कि एक डिप्टी सीएम और साथ में 30 से ज़्यादा सीटें, ये लॉक कर रही हूँ। और मैं अगली बार जब आपके पास आऊँ तो मैं इसी फिगर को लेकर आऊँ। नहीं, अभी आप फिगर तो 60 सोच के आइए, क्योंकि हमारा पब्लिक डोमेन में जो है ना 60 सीट हमारा इच्छा था कि लड़ने का। और रहा कि गठबंधन में जो नंबर हमारा डिसाइड है वो डिसाइड है। मुकेश सहनी को आपने सुना, बिना किसी लाग लपेट के कह रहे हैं कि 30 के करीब सीटें और साथ ही डिप्टी सीएम पद को लेकर कह रहे हैं कि दावा वो ठोक रहे हैं गठबंधन के भीतर। वहीं अब बात जरा एनडीए की कर लेते हैं। यहां भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। चिराग बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहे हैं। 36 से 40 सीट चिराग पासवान की तरफ से मांगी जा रही है, जबकि बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी को 22 सीटें देने को ही फिलहाल तैयार है। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी ने दावेदारी 15 सीटों की ठोक दी है, लेकिन उन्हें 5 सीटें देने को ही अभी बीजेपी और जेडीयू तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें बीजेपी जेडीयू 7 सीट देने की तैयारी में है गठबंधन में, वो अब 23 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का पेच फंसा हुआ है। हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान आ गया है और गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? चिराग ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। अब तो मांझी भी एक्स पर दिनकर की कविता पोस्ट कर रहे हैं और सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ
नेता तय है, नीति तय है, नीयत साफ है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे यहाँ एक एक विधानसभा से अगर 20 को आ रहा है उम्मीदवार, तो क्या वहाँ पटिया टूटने वाला है? चिराग पासवान मांझी जी हमारे पार्टी के लीडर हैं गठबंधन के, उनका मांगना नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? आएगा तेजस्वी हमसे मांगने के लिए। लेकिन जाके देखिए ना, लालू जी का टेम्परेचर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन दोनों ही बिहार की राजनीति के मुख्य गठबंधन, ऐसा लग रहा है कि अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बना नहीं पा रहे हैं आपस में। निधि, बिल्कुल रोमाना, मैथिली में एक कहावत है, जे नाक सूंघे से घी पाए, मतलब अंत अंत तक डटे रहना है। जब तक सीट, जितनी मनमाफिक सीटें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हिस्से ना ले पाए, और यही दोनों तरफ चल रहा है। महागठबंधन में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। और जीतन राम मांझी का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, जो लगभग सहमति बना चुके थे कि 7 से 10 के बीच में हमारा आंकड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही देखा कि चिराग पासवान की पार्टी इतनी सीटों पर अड़ी हुई है, तो उन्होंने आज एक पोस्ट के जरिए कह दिया कि 15 सीटें हमको चाहिए। जीतन राम मांझी उस फिलहाल केंद्रीय मंत्री और पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पहले तो 20 से 30 सीट की मांग कर रहे थे और अब 15 सीट की मांग पर अड़ गए हैं। और इसी तरीके की तस्वीर महागठबंधन में भी देखने को मिल रही है। और महागठबंधन का सीट फॉर्मूला जो है वो लगभग यही है जो हमने दर्शकों को बताया, यही तय माना जा रहा है। और संभव है कि 1 से 2 दिन में, चूंकि आज कांग्रेस सीईसी की बैठक दिल्ली में होनी थी, 1 से 2 दिन में इन सीट शेयरिंग का ऐलान जो है वो हो सकता है। लेकिन उस ऐलान से पहले, जब तक पब्लिक डोमेन में सीट शेयरिंग का जो आंकड़ा है वो नहीं आ जाता है, तब तक अंदर खाने जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, दोनों ही पार्टी में जो खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल है, उनकी कोशिश इसी तरीके की बनी हुई है। रोमाना, बिल्कुल, तो आखिरी घड़ी तक जो कोशिशें हैं वो पूरी भरपूर तरीके से की जाएं, ताकि जितनी ज्यादा हिस्सेदारी है गठबंधन में सीटों के लिहाज से वो हासिल कर ली जाए। बहुत शुक्रिया निधि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच अब खबर गवाह में अगली खबर का रुख कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रही है। यहाँ कोनसीमा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद का वीडियो सामने आया है, तस्वीरें आपके सामने। कोनसीमा जिला और यहाँ रायवरम, यहीं पर यह पटाखा फैक्ट्री, विस्फोट इतना भयानक था, धमाके के बाद काफी देर तक फैक्ट्री में आग की लपटें सुलगती रही। तस्वीरें देखिए आप, कैसे आग धधकी हुई अभी भी नजर आ रही है, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आसमान को चारों तरफ से इस धुएं के गुबार ने घेर लिया था, आसमान नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार भरा हुआ था। विस्फोट इतना भयानक था कि फैक्ट्री में मौजूद लोगों के चिथड़े उड़ गए। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ प्रशासन ने घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दे दिए हैं। पटाखा फैक्ट्री में हुआ है ये भीषण विस्फोट, धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे अभी भी आग धधकती हुई, लपटें उठती हुई, धुएं का गुबार आसमान में भरता हुआ नजर आ रहा है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अभी तक इस हादसे की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और मौत भी ऐसी भयानक, ऐसी भयावह मौत कि जो लोग थे उनके चिथड़े बताए जा रहे उड़ गए इस धमाके में। पटाखा फैक्ट्री थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी भीषण यहां आग लगी होगी और किस तरीके से वो आग पटाखों में लगते लगते फैली होगी। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ इन 3 तस्वीरों के बारे में। फैक्ट्री में धमाका होने के बाद आग लगी, पटाखा ये फैक्ट्री, और इसी की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद
भीषण आग और उसका अंदाजा ये धुएं के गुबार से आप लगा सकते हैं। और वहीं देखिए कैसे आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। अब अगली खबर भोजपुरी स्टार बीजेपी नेता पवन सिंह की कर लेते हैं। उन्हीं से जुड़ी हुई खबर है। पति और पत्नी के बीच जो हंगामा चल रहा है, ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह आज सामने आए और मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन सिंह ने अपनी सफाई दी है। इस दौरान पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर 5 बड़े आरोप मढ़ दिए। और वो कौन कौन से आरोप हैं बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। विधायक बनने के लिए इस हद तक ज्योति सिंह गिर गई, ये कह रहे हैं पवन सिंह। उन्होंने कहा कि महिला के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द नहीं दिखता। पवन सिंह ने सवाल पूछा, अपनापन चुनाव के समय ही क्यों याद आया ज्योति सिंह को, पहले बाद में क्यों नहीं। चौथी बात पवन सिंह की तरफ से की गई वो ये कि उन्होंने दावा कर दिया ज्योति के पिता ने ज्योति को विधायक बनाने की उनसे अपील की है। पांचवी बड़ी बात पवन सिंह ने कही, पत्नी ज्योति पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार की बात तो कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं। ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है। चौंकाने वाली खबर यहां से सामने आई है। जुआ खेलने के लिए कमरा न देने पर दबंगों ने मारपीट की, जमकर हंगामा किया, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर डाली। मारपीट का वीडियो सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। मामला नैनीताल के रॉयल स्पा रेस्टोरेंट का बताया जाता है। कुछ दबंग रेस्टोरेंट में जुआ खेलने के लिए कमरा मांग रहे थे, मैनेजर ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर युवकों ने मारपीट शुरू कर दी, कभी बेल्ट से, कभी थप्पड़ से। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद है। युवक खुद को छात्र संघ हल्द्वानी बताकर कर्मचारियों को धमका रहा था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजम खान की जेल से छूटने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान आजम खान की पत्नी और बेटे मौजूद नहीं थे। ये बड़ी खबर है। दरअसल बाहर निकलने पर अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने आकर बयान भी दिया। कहा, आजम साहब बहुत पुराने नेता हैं, उनका गहरा साया हमेशा हमारे साथ रहा। आजम खान हमारी पार्टी के दरख्त यानी पेड़ हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनाएंगे। आदरणीय आजम खान साहब पुराने नेता हैं, अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमारे लिए गहरा साया देने वाले एक दरख्त हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जो पहले कहा था वो भी दोहराया कि पूरे परिवार पर आजम खान के झूठे मुकदमे लगे हैं और अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो झूठे मुकदमे हटाएंगे। जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं, ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो,
आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। उनके पत्नी पर, बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। तो सुना आपने कैसे अखिलेश यादव आजम खान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, उन पर ज्यादतियों का जिक्र कर रहे थे, उन्हें न्याय दिलाने की वकालत अखिलेश यादव की तरफ से की गई। वहीं आजम खान ने भी अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज किया है। तो क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने तो आपसे क्या नाराजगी दूर हो पाई? आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? मैं नाराज हूं। ये आपकी सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर चुके हैं और इस वक्त उनका संबोधन चल रहा है, सुनते हैं। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। साथियों, गरीब हो, नियो मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इनका सशक्तिकरण आज देश में प्राथमिकता है। जब इन परिवारों को सुविधा मिलती है, सम्मान मिलता है, तब इनका सामर्थ्य बढ़ता है। देशवासियों के सामर्थ्य से देश सशक्त होता है। अभी जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चीजें सस्ती हुई है, उससे भी देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ा है। मार्केट से आए आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवरात्र में बिक्री के कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में लोग स्कूटर, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ खरीद रहे हैं। साथियों, जिससे देशवासियों का जीवन बेहतर हो, जिससे देश को ताकत मिले, हमारी सरकार आगे भी ऐसे ही कदम उठाती रहेगी। लेकिन मेरा आपसे भी एक आग्रह है, स्वदेशी को अपनाइए। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। ये हर घर का, हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी
स्वदेशी कपड़े जूते खरीदेगा, स्वदेशी सामान घर लाएगा, अगर किसी को गिफ्ट देनी है तो स्वदेशी देगा, तो देश का पैसा देश में ही लगेगा। इससे भारत के ही श्रमिक को काम मिलेगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी को अपनाएगा तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा। साथियों, महाराष्ट्र देश के विकास को गति देने में हमेशा आगे रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के हर नगर, हर गांव का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए निरंतर काम करती रही है। एक बार फिर से आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आज का भारत घर में घुसकर मारता है और कांग्रेस पर करारा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि कांग्रेस को देश को बताना चाहिए आखिरकार वो कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी कांग्रेस के सामने थी जिसकी वजह से कांग्रेस राज में पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था। हरियाणा के गुरुग्राम में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है और भारी पुलिस की मौजूदगी में अवैध झुग्गियां गिराई गई। गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर 12 के पास अवैध रूप से बसी ये झुग्गियां, जिन्हें हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को स्थानीय निवासियों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने कार्रवाई के विरोध में धरना प्रदर्शन यहां शुरू कर दिया। तो अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर वाला एक्शन, हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी। एबीपी न्यूज से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने बड़ा दावा किया था कि 26/11 में हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। चिदम्बरम के इस दावे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे। कांग्रेस बताए किसके दबाव में कार्रवाई नहीं की। तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। और सीधे आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं, एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर। मेघा, आपने ही यह इंटरव्यू किया था यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पी चिदम्बरम का, और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो कांग्रेस पर यह ताजा प्रहार है, उसका आधार एबीपी न्यूज पर दिखाया गया। आपने जो पी चिदम्बरम का इंटरव्यू किया था वही इंटरव्यू है? जी बिल्कुल रुबाना, ये एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में मेरे इंटरव्यू का जिक्र किया, और सिर्फ जिक्र नहीं किया, पूरी तरीके से विस्तार से समझाया कि उस इंटरव्यू में क्या बोला गया था।
फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, जो उन्होंने उस इंटरव्यू में, जब मैंने उनसे सवाल किया था 26/11 के बारे में, और स्पेसिफिक सवाल ये था रोमाना कि 26/11 के बाद आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी गृह मंत्री बनने की। 4 दिन हमले के बाद आपको नया गृह मंत्री बनाया गया था। क्या आपके मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, क्योंकि सबूत बहुत थे आपके पास? उसके जवाब में चिदम्बरम जी ने ये कहा था कि मैं बदला लेना चाहता था, और फिर उन्होंने 2 बहुत अहम बातें करी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अभी मुंबई में बस कुछ मिनट पहले ही कर गए। उन्होंने कहा, जो उन्होंने एंगल दिया है इस पूरी स्टोरी को, वो ये है, जो कि चिदम्बरम जी ने बिल्कुल एडमिट किया मेरे इंटरव्यू में, कि मुझे जब वो जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा, याद रखिएगा कि पूरी दुनिया की प्रेशर हमारे ऊपर थी। पूरी दुनिया से लोग दिल्ली में आ रहे थे हमें ये बोलने के लिए कि हमें पाकिस्तान की तरफ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी तरीके का कदम पाकिस्तान के लिए के अगेंस्ट नहीं उठाना चाहिए। और तब वो एग्जाम्पल देते हैं, ये उदाहरण देते हैं कॉन्डोलीसा राइस का। वो कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की थी उस वक्त कॉन्डोलीसा राइस, वो दिल्ली आई मेरे कार्यभार संभालने के तीसरे दिन, मुझसे मिली, प्रधानमंत्री से मिली, और ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आग्रह करी प्रधानमंत्री से और मुझसे कि हम पाकिस्तान के रिएक्ट ना करें। ये बात प्रधानमंत्री इसका उल्लेख करे हैं अभी अपने इंटरव्यू, अपने स्पीच में उन्होंने ये कहा कि पी चिदम्बरम ने ये बात कही, और अब कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ेगा पूरे देश को कि किसके दबाव में आकर कांग्रेस की सरकार उस वक्त ये डिसीजन लेती है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्हें कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही साथ मेघा, इसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने वो फर्क भी रख दिया कि क्या फर्क है आज की मोदी सरकार और उससे पहले 2014 वाली यूपीए सरकार में। आज की सरकार सक्षम है, वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए घर में घुसकर मारती है। मेघा जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जब आप कंपैरिजन करते हैं, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आपको ये बताऊं कि जो मैं उनसे सवाल जवाब कर रही थी, पी चिदम्बरम जी से जो मैं सवाल जवाब कर रही थी, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि पी चिदम्बरम जी ने इस बार मॉनसून सेशन में खड़े होकर पार्लियामेंट में, संसद में उठकर सवाल उठाए। किस चीज पर सवाल उठाए? ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा, उनकी एग्जैक्ट लाइन है, जब वो खड़े थे राज्यसभा में और वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि भाई ये एक अच्छी सक्सेसफुल ऑपरेशन है, लेकिन क्या ये एक डिसाइसिव ऑपरेशन है, ये समय से ही पता चलेगा, समय ही इसका जवाब देगा। इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया किससे, 1971 से। उन्होंने ये कहा कि वो थी एक डिसाइसिव वॉर, जब इंदिरा गांधी के जनरल्स के सामने, जनरल अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने आके सरेंडर किया था और बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से। वो थी एक निर्णायक युद्ध। क्या ये एक निर्णायक युद्ध है? वो कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप जो सवाल उठा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, कम से कम यहां पर एक्शन हुई है रोमाना, यहां पर भी भाजपा की सरकार ने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मिसाइल्स दागे, टारगेटेड स्ट्राइक की थी, वहां के एयरबेस को तबाह किया, लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। आप सवाल उठा रहे हैं एक ऐसी चीज पे जहां एक्शन ली गई है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, देख रही है, सबने देखा ये नजारा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के ये 9 अलग अलग ठिकानों को तबाह कर दिया। आप उस वक्त के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। आपने क्या किया जब भारत का अब तक का सबसे बड़ा हमला रोमाना, 3 दिन तक चलता हुआ हमला मुंबई में, 167 पीपल जिनको मौत के घाट उतारा गया, आप बने थे गृह मंत्री, आपने क्या किया? सवाल ये था। उसके जवाब में वो बोल पड़े, क्योंकि मन में जो बात थी उनकी रोमाना, वो तो उनके मुंह पर आ गई। अब कांग्रेस मुश्किल में है, कांग्रेस घेरे में है, कांग्रेस साइलेंट है। आपको पता है कांग्रेस एक जवाब नहीं दे रही है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। कांग्रेस की बोलती एक तरीके से बंद हो गई है। ये इतनी बड़ी खबर है। और आज तो मेघा प्रसाद, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, ने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का इंटरव्यू किया था, उसी इंटरव्यू को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर यह ताजा प्रहार किया है। फिलहाल मुझे खबर गवाह में इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।